अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल ग्रीन बर्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल सेफ़ होंगे। आज सैटरडे है और हुकूमत ने सैटरडे और संडे को मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है और आज भी हम लोग ड्यूटी पर हैं। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था तो सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप प्रेगनेंसी के हवाले से भी बात करें, तो आज मैं इस वीडियो में प्रेगनेंसी के हवाले से कुछ टिप्स दूँगी और हम थोड़ी सी डाइट के हवाले से भी बात कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको मालूम है कि बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रेगनेंसी में। अगर आप बैलेंस डाइट लेंगे तो इससे बेहतरीन गिफ्ट आपके बेबी के लिए कोई नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बच्चे के माँ के पेट में बनने से लेकर उसके पैदा होने के 2 साल तक, जो कि 1000 दिन का टाइम होता है, वह 1000 दिन बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको न्यूट्रिशन पर उसकी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसे ही आपको ये गुड न्यूज़ मिले, अपनी न्यूट्रिशन पर वर्किंग करना शुरू कर दें। नॉर्मल इंसान को जितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है, प्रेगनेंसी के अंदर उसकी कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ये डिपेंड करता है कि आपका वज़न कितना है। CDC ने प्रेगनेंसी के हवाले से एक चार्ट जारी किया हुआ है जो कि बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से है। बॉडी मास इंडेक्स वो इंडेक्स होता है जो आपके वेट और आपकी हाइट के हिसाब से आपको ये बताता है कि आपका वेट नॉर्मल है या आप अंडर वेट हैं, या आप ओबीज़ हैं, या आप ओवर वेट हैं। तो CDC ने इन कैटेगरीज़ के हिसाब से बताया हुआ है कि आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओवरऑल कितना वेट गेन करना चाहिए, जो कि एक हेल्दी वेट गेन होगा। तो आप ये कैलकुलेटर जो है वो गूगल से सर्च करें और उस पर अपनी हाइट और वेट लिख के आप सबसे पहले तो ये नोट डाउन कर लें कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर आप अंडर वेट की कैटेगरी में आते हैं तो ओवरऑल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका 12 से 18 किलो वज़न बढ़ना चाहिए, और अगर आप नॉर्मल वेट की कैटेगरी में आते हैं तो आपका 11 से 16 किलो वज़न बढ़ना चाहिए। ओवर वेट में 7 से 11 किलो वज़न बढ़ना चाहिए, और अगर आप ओबीज़ कैटेगरी में आते हैं तो 5 से 9 किलो वज़न ओवरऑल प्रेगनेंसी में बढ़ना चाहिए। तो ये आपको एक चार्ट बना लेना चाहिए और उसको ट्रैक करना चाहिए। ओवरऑल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 10 से 14 किलो तक वज़न यकीनन बढ़ता है, जो कि एक हेल्दी वेट गेन कहलाता है। ये डिपेंड करेगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, जो स्टार्ट के 3 मंथ्स होते हैं, जो 0 से लेके 12 हफ्ते के दौरान का पीरियड होता है, उसमें आपको एडिशनल कैलोरी की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है। इसी वजह से वज़न आधे से 1 किलो बढ़ना भी मुनासिब है। लेकिन जैसे ही आप सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में कदम रखते हैं तो सेकंड ट्राइमेस्टर जो कि आपका 4 मंथ से लेकर 6 मंथ तक का पीरियड है, यानी 13 हफ्ते से लेकर 28 हफ्ते तक का पीरियड है, और जो थर्ड ट्राइमेस्टर है जो 29 हफ्ते से लेकर 40 वीक्स तक का, यानी कि 7 मंथ से लेकर 9 मंथ तक का जो पीरियड है, इसमें आपको एडिशनल 400 कैलोरीज लेनी चाहिए पर डे। तो उस हिसाब से आपका वज़न जो है वो 1 से 2 किलो पर मंथ बढ़ना चाहिए। तो इसको आपको ट्रैक करने की ज़रूरत है। अगर आपका वज़न इससे कम बढ़ रहा है तो आप अपनी डाइट पर फोकस करें कि आप वो क्या क्या चीज़ें ऐड करें जिससे आप एक नॉर्मल रेंज में आ सकें। लेकिन आपका वज़न अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो आप ऐसा क्या कट डाउन करें तो कि आप अपनी नॉर्मल रेंज में आके अपने वेट को नॉर्मल कर सकें। आपको इस पर वर्किंग करनी है। फ्रेंड्स, अगर आप अंडर वेट रहेंगे और आपका वज़न नॉर्मल रेंज में नहीं बढ़ेगा तो बेबी के स्मॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसका रिस्क ऑफ इलनेस बढ़ जाता है, और सबसे बड़ी बात ये कि वो अपने माइलस्टोन्स को डिले अचीव करता है, देर से अचीव करता है। तो इसीलिए आपको वेट गेन एक नॉर्मल रेंज में करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीज़ होंगे और आपका वेट जो है वो नॉर्मल से भी बढ़ के बढ़ेगा तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं, सीज़र होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए आपको अपनी न्यूट्रिशन पर वर्क करना चाहिए कि आप जो है वो विद इन द रेंज रहें। तो फ्रेंड्स, आप हेल्दी वेट गेन डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड कैटेगरीज से कर सकते हैं, जिसमें फ्रूट्स आ जाता है, वेजिटेबल्स आ जाता है, ग्रेन्स एंड सीरियल्स आ जाता है, प्रोटीन्स रिच फूड्स आ जाते हैं, और डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। फ्रेंड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रेन सीरियल्स पर मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुकी हूँ। आप बेबीज़ डाइट की प्लेलिस्ट पे जाइएगा और तीनों वीडियोस बहुत ज़्यादा गौर से सुनिएगा। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फूड्स की और जो उनकी न्यूट्रिशन के बारे में बात हुई है वो आपके लिए भी है, तो आप उसको डिटेल में सुनिएगा। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में डिफरेंट विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, विटामिन डी और इन सब के साथ साथ आयरन और फॉलिक एसिड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। फॉलिक एसिड बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो चांसेस ये होते हैं कि डिलीवर होगा वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के साथ डिलीवर होगा, जिसे स्पाइना बाइफिडा कहा जाता है। जिसमें होता क्या है, बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसकी बल्जिंग हो जाती है, उसकी आउटग्रोथ हो जाती है। तो इसीलिए आपको फॉलिक एसिड रोज़ाना की बुनियाद पर लेना चाहिए। प्रेगनेंसी के अंदर फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट 0.4 मिलीग्राम यानी 400 mcg होती है। ये फॉलिक एसिड आपको सप्लीमेंट फॉर्म में लेना चाहिए।
जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो उसी वक्त से आप फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें, क्योंकि गाइडलाइंस कहती हैं कि कॉन्सेप्शन से 1 मंथ पहले ही आपको फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा अब ये देख लेते हैं कि फॉलिक एसिड किन किन फूड्स में पाया जाता है। सारे सिट्रस फ्रूट्स में फॉलिक एसिड पाया जाता है। पपाया में विटामिन सी और फॉलिक एसिड मौजूद होता है। फ्रेंड्स, पपाया के बारे में कहा जाता है कि आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी में पपीता नहीं लेना चाहिए, ये अर्ली कॉन्ट्रैक्शंस कॉज कर सकता है। तो इसके बारे में मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपने कच्चा पपीता नहीं लेना, आप पका हुआ पपीता ले सकते हैं। इसके अंदर फॉलिक एसिड वाफिर मिकदार में मौजूद है। इसके अलावा आप एग्स ले सकते हैं, आप लेग्यूम्स, बीन्स ले लीजिए, पीस लीजिए, इसके अंदर फॉलिक एसिड मौजूद होता है। आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कीजिए, जिसमें स्पिनच है, ब्रोकली है, इसमें फॉलिक एसिड मौजूद होता है। इसके अलावा आप कलेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कलेजी आप हफ्ते में 2 दफ़ा ले सकते हैं, उसके अंदर भी फॉलिक एसिड मौजूद होता है। इसके अलावा आप नट्स एंड सीड्स भी ले सकते हैं, उसमें फॉलिक एसिड होता है। नट्स को की क्वांटिटी आपने ऐसे नापनी है कि आपने एक मुट्ठी में जितने नट्स आते हैं, जैसे 5 बादाम ले लिए, 5 पिस्ते ले लिया, अखरोट ले लिया, तो एक मुट्ठी में जितने आ रहे हैं आप उतने नट्स पर डे ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने ये नोट किया होगा कि स्टार्ट के 3 मंथ्स में डॉक्टर्स आपको फॉलिक एसिड प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन जैसे ही आपका 4 मंथ स्टार्ट होता है तो डॉक्टर्स आपको आयरन के सप्लीमेंट्स भी लिखते हैं। उसकी वजह यह है कि 4 मंथ जैसे ही आपका स्टार्ट होता है कि आपकी आयरन की डेली रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। आयरन का काम क्या होता है? आयरन का काम ये होता है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और डिलीवर करता है मसल्स में, डिफरेंट टिश्यूज़ में। सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबी जो है वो हमारे आयरन से ऑक्सीजन कैरी करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हीमोग्लोबिन कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हमें आयरन के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए ताकि हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से बच सकें। हमारा हीमोग्लोबिन 11 से कम होगा तो हमारे बच्चे का IQ लेवल भी अफेक्टेड हो सकता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, तो हम बहुत ज़्यादा थकेंगे, हमारा सांस फूलेगा, हमारा कोई काम करने का दिल नहीं चाहेगा, हमारे आँखों के नीचे और नाखून में जो गुलाबी रंग होता है इसकी कमी हो जाएगी, कमज़ोरी सी महसूस होगी और सर में दर्द होगा। तो ये सारे साइंस हैं जो ये बताते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। तो हम अपनी इस आयरन की डेफिशिएंसी को आयरन सप्लीमेंट्स लेके पूरा करेंगे और ऐसी डाइट लें कि जिसके अंदर आयरन मौजूद हो। जैसे आप कच्चा पक्का जो है वो पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रोकली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा पकाएं नहीं, वरना इसकी जो है वो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसके अलावा आप कलेजी और गुर्दे का इस्तेमाल कर सकते हैं, हफ्ते में 2 दिन इस्तेमाल कीजिए। आप जो है वो नट्स और सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयरन आपको बीटरूट यानी चुकंदर से भी मिल जाए। सफ़ेद और सुर्ख लोबिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मसूर की दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप खुश्क खुबानी और खुश्क इंजीर का इस्तेमाल कीजिए, इससे भी आपको आयरन मिल जाएगा। और आप खजूर का इस्तेमाल कीजिए। फ्रेंड्स, खजूर आपको लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए कि उसमें भी आयरन मौजूद होता है, लेकिन खजूर को आपको दूध में मिला के इस्तेमाल नहीं करना। दूध आप अलग से पिएंगे और खजूर आप अलग से लेंगे। इसके अलावा आप ऐसे फूड्स लें जो आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सकें, और वो फूड्स वो होते हैं जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, तो विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में, ऑरेंजेस में, ग्रेप्स में, टोमेटोज में पाया जाता है। इसके अलावा अमरूद में और पपीता में विटामिन सी पाया जाता है। आ जाते हैं प्रोटीन रिच फूड्स में। तो प्रोटीन रिच फूड्स में मीट आ जाता है, पोल्ट्री आ जाता है, फिश आ जाता है, एग्स आ जाता है, बीन्स एंड पीस आ जाते हैं। इन चीज़ों का भी इस्तेमाल कीजिए कि प्रोटीन बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़िश के हवाले से एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आपको ऐसी फ़िश लेनी चाहिए जिसमें लो लेवल ऑफ मरकरी हो, लाइक सैल्मन और ट्राउट फिश। आप पीनट बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स पे। आप प्रेगनेंसी के अंदर कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कम से कम भी हमें 1000 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम पर डे चाहिए होता है, क्योंकि कैल्शियम बच्चों की बोन्स की डेवलपमेंट के लिए, उनकी टीथ की डेवलपमेंट के लिए, मसल्स की स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आपको मिल्क से मिल जाएगा, योगर्ट से मिल जाएगा, चीज़ से मिल जाएगा, पुडिंग से मिल जाएगा और एग से मिल जाएगा। इसके अलावा आपको विटामिन डी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। इसकी वजह है कि डॉक्टर्स फॉलिक एसिड और आयरन के साथ साथ आपको कैल्शियम, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी देते हैं। अगर डाइट से हमारी रिक्वायरमेंट पूरी ना हो सके तो हम सप्लीमेंट्स फॉर्म में अपनी उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकें। तो लिहाजा अगर आपको डॉक्टर कोई मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स वगैरह दे तो वो आपने लाजमी वक्त पर पाबंदी से आपको खाने चाहिए। जो मल्टीविटामिन्स डॉक्टर आपको देता है वो प्री नेटल विटामिन्स कहलाते हैं। ये आपको कॉन्सेप्शन से, यानी कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हों उससे भी 3 मंथ्स पहले प्री नेटल विटामिन्स स्टार्ट कर देने चाहिए, क्योंकि उसमें तमाम ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं जो आपको प्रेग्नेंट होने में और प्रेगनेंसी में हेल्प आउट कर सकते हैं। डेली रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी के अंदर विटामिन डी की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आमतौर से जो हम मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स लेते हैं उसमें विटामिन डी 400 इंटरनेशनल यूनिट होता है, लेकिन कम से कम भी हमें 1000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी प्रेगनेंसी में लेना चाहिए। विटामिन डी आपको डाइट में फिश से भी मिल जाएगा, एग यॉक से मिल जाएगा। इसके अलावा आपको विटामिन डी कॉड लिवर ऑयल से भी मिल जाएगा।
विटामिन डी सन एक्सपोजर से भी चूँकि एक्टिवेट होता है, तो विटामिन डी आप सन एक्सपोजर से भी ले सकते हैं। सुबह की हल्की हल्की धूप आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5 से 10 मिनट जो है वो सुबह की धूप में बैठिए। आपके आर्म्स, आपके हैंड्स, आपका फेस और आपका लेग जो है वो सन से एक्सपोज होना चाहिए। ये आप हफ्ते में 2 से 3 टाइम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, विटामिन डी 2 फॉर्म में आता है, एक अर्गोकैल्सिफेरॉल कहलाता है और एक पॉलीकैल्सिफेरॉल कहलाता है। अर्गोकैल्सिफेरॉल जो है वो प्लांट बेस्ड है और पॉलीकैल्सिफेरॉल एनिमल बेस्ड है। कोशिश करें आपने ऐसा सप्लीमेंट सेलेक्ट करना है जिसमें पॉलीकैल्सिफेरॉल हो, क्योंकि पॉलीकैल्सिफेरॉल बहुत आसानी से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। और फ्रेंड्स, वाटर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको हाइड्रेट करने के लिए, तो आपको प्रेगनेंसी में कम से कम भी 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। और कोशिश करें कि आप दूध ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। 3 कप्स ऑफ मिल्क पर डे आपको लेना चाहिए। फैट फ्री मिल्क लीजिए, स्किम मिल्क लीजिए और पास्चराइज काउज मिल्क का इंतखाब कीजिए। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये तमाम की 5 की 5 कैटेगरीज़ आपकी डेली डाइट में शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया था कि आपको 5 से 6 टाइम खाना खाना है, तो आप ये कर लेंगे कि आपने 3 टाइम तो आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हो गया और बाकी के 2 आप अपने स्नैक्स ऐड कर लें। तमाम कैटेगरीज़ को कैसे एडजस्ट करना है, ये एक मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। जैसे ब्रेकफास्ट में आपने ओट मील ले लिया तो ये ग्रेन हो गया। ओट मील के साथ आप बनाना शामिल कर लेंगे, बनाना शामिल कर लें। एक आप जो है वो ब्राउन ब्रेड ले लें और उसके साथ आपने 1 कप ऑफ मिल्क पी लिया। तो इस तरह आपकी ग्रेन्स और सीरियल्स वाली कैटेगरी पूरी हो गई। मिड मॉर्निंग स्नैक में आप क्या करें, 1 कप आप लो फैट योगर्ट ले लें। योगर्ट के साथ आप कोई फ्रूट ऐड कर लें, ठीक है। तो अब आपका लंच टाइम हो गया। लंच टाइम में आप कोई भी प्रोटीन रिच फूड ले लें, यानी कि आपने मीट ले लिया, चिकन ले ली, फिश ले ली, इस तरह सफ़ेद लाल लोबिया ले ली, कोई चीज़ आपने ले ली। कोशिश करें ब्राउन राइस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि ब्राउन राइस में फ़ाइबर मौजूद होता है। और वाइट राइस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन राइस आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो अब अगर आपने लंच में वो ले लिया, तो आप जो आपका थर्ड स्नैक होगा उसमें आप रॉ वेजीज़ ले लें, यानी कि आपने सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। खीरा ले लिया, गाजर ले लिया, सलाद के पत्ते ले लिए। इसके अलावा डिफरेंट सब्जियां आप जो है वो रॉ फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पिनच, फ्रूट्स आपने काट के खा लिए, आपने लस्सी का इस्तेमाल कर लिया। अब आप अपना डिनर में फिर आपको वो सब्जियां आप खा लें, सब्ज़ी रोटी के साथ, चपाती के साथ आपने खा ली और आपने फिर कोई फ्रूट ले लिया। तो इस तरह आपके 2 कप्स ऑफ फ्रूट हो जाएंगे, 2 कप्स ऑफ वेजिटेबल्स हो जाएंगे, आपकी प्रोटीन भी शामिल हो गई, ग्रेन्स और सीरियल्स भी शामिल हो गए और आपका 3 कप्स ऑफ मिल्क हो गया। ब्रेकफास्ट में मिल्क लेना, आपको लंच में लेना है, डिनर में लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको अब आ जाते हैं इस पर कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी चाहिए प्रेगनेंसी में। तो फ्रेंड्स, आप जो है वो कैफिनेटेड बेवरेजेस नहीं लेने चाहिए, जिसमें कॉफ़ी आ जाता है और सोडा ड्रिंक्स आ जाते हैं, क्योंकि ये आयरन की एब्जॉर्प्शन में इंटरफेरेंस करते हैं। इसके अलावा आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारी बॉडी के अंदर से कैल्शियम को ज़ाया कर देता है। जितना दूध आप पिएंगे और आप उतनी कोल्ड ड्रिंक पीते जाएंगे, तो आपको मिल्क का एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपका कैल्शियम ज़ाया हो जाएगा। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा शुगर से और बहुत ज़्यादा सॉल्ट से भी अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स आपको नहीं लेनी है। आप होल फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए, कम से कम फ्रूट जूस पीजिए। और इसके अलावा अगर आपको प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज़ होता है, तो उसमें होल फ्रूट ज़्यादा इफेक्टिव है, उसमें फ़ाइबर होता है। फ्रूट जूसेस कब्ज़ में बिल्कुल नहीं लेंगे। अब आप बगैर डॉक्टर या फार्मासिस्ट से मशवरा किए कोई दवाई अपनी तरफ से नहीं लीजिएगा। सिर्फ़ और सिर्फ आपने कब्ज़ में ये करना है कि आपने फ़ाइबर वाली डाइट लेनी है। जैसे ब्राउन राइस ले लिया, अमरूद ले लिया, बनाना ले लिया, इस्पगोल ले लिया। तो फ्रेंड, इस्पगोल का इस्तेमाल जो है वो बहुत कम लोगों को प्रॉपर पता होता है। तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर डायरिया होता है तो इस्पगोल आपने फाँक कर लेना है और ऊपर से पानी पी लेना है, उसको पानी में हल करके इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन अगर आपको कब्ज़ है तो आप उसको थोड़े से पानी में भिगो के रख दें, 2 घंटे छोड़ दें। जब वो पूरा फूल जाए तो उसमें मज़ीद पानी डाल के उसको दही में शामिल करके इस्तेमाल करें। आपका ये कब्ज़ में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। B6 विटामिन फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मोशन सिकनेस के हवाले से आपको B6 विटामिन कंटेनिंग डाइट ज़रूर लेनी चाहिए, ताकि आपको मोशन सिकनेस ना हो, नॉजिया वॉमिटिंग वगैरह ना हो। तो इसीलिए आपको B6 के साथ जो है वो ऐसी टैबलेट्स प्रेस्क्राइब की जाती हैं ताकि आपको नॉजिया वॉमिटिंग में वो हेल्प आउट कर सकें। इसके अलावा फ्राइड आइटम्स का इंतखाब ना करें, फ्राइड फूड ना लें। आपको सैचुरेटेड फैट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो आप बिल्कुल भी फ्राइड आइटम ना लें। आपको इस्तेमाल करना है ऑयल, तो आप वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। अभी बटर वगैरह का इस्तेमाल आप ना करें तो बेहतर है। आखिर के 3 महीने में पैर बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं। कंडीशन में आपको अपनी नमक की रिक्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा कम कर देना है, क्योंकि उसमें एडिमा होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपने अंडर कुक्ड फूड नहीं लेना है, क्योंकि अंडर कुक्ड फूड में सल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया मौजूद होता है, जो आपको इन्फेक्शन, टाइफाइड वगैरह कॉज कर सकता है। इसलिए आप गोश्त वगैरह को पूरा पका के, और अंडे को भी आपने कच्चा इस्तेमाल नहीं करना कि फुल बॉयल करके हार्ड बॉइल्ड अंडा इस्तेमाल करना है। हाफ फ्राई आप बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। पैर को लटका के बहुत ज़्यादा देर तक आपको नहीं बैठना।
और आप तकिए को भी अपने कंधे पे रख के लेटेंगे, सर के नीचे नहीं। आप कंधे की पोजीशन पर, लेवल पर आपको तकिया रखकर लेटना है। अपने पैरों के नीचे भी 2 तकिए रखकर आप लेटिए और आपने अपनी नींद का ख्याल रखना है। कम से कम 1 घंटा दिन के वक्त सोएं और रात में भी आप 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर ज़रूर लें। और आपने बैंड नहीं करना, झुक कर कोई चीज़ नहीं उठानी। अगर आपको झुकना ही है तो पहले आप घुटनों के बल बैठेंगे और उसके बाद कोई चीज़ उठाएंगे। डायरेक्ट झुक के आपको कोई चीज़ नहीं उठानी है। इसके अलावा बेआराम सवारियों से परहेज़ करें कि बाइक वगैरह पे चले गए, रक्शे में चले गए, तो इस तरह की सवारियों से आप परहेज़ करेंगे, इसमें झटका वगैरह लगने का चांस ज़्यादा होता है। तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी आपको लाजमी करनी चाहिए। CDC कहती है कि आपको जो है वो 2.5 घंटे पर वीक के हिसाब से हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो कि 20 मिनट पर डे होता है। तो आप इसको और ब्रेक कर लें 10 मिनट। आप एक वक्त में 10 मिनट से ज़्यादा जो है वो एक्सरसाइज ना करें। 10 मिनट आप सुबह देंगे, 10 मिनट आप शाम में देंगे। 10 मिनट में आप जो है वो चहलकदमी कर सकते हैं, बेंडिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो 10 टाइम्स आप बेंडिंग एक्सरसाइज करें खड़े होकर, इस तरीके से आपको 10 टाइम्स जो है वो करना है। और लेफ़्ट वाला भी आपको इस तरीके से 10 टाइम्स करना है। आप नेक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इस तरीके से आपको पहले बैक जाना है, फिर फोर्थ जाना है, फिर राइट और लेफ़्ट। तो ये आप 10 टाइम्स कर सकते हैं। लेग की एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप चेयर पे बैठ के आप लेग को फोल्ड करें और फिर स्ट्रेट करें। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपने ऑयल का मसाज करना है। अपने रात को सोने से पहले आप अपने पैरों के तलवों पर ऑयल का मसाज पैरों की उंगली के खलानों में ज़रूर कीजिए। और स्ट्रेच मार्क से बचने के लिए भी आपने अपनी टमी पे ऑयल का मसाज करना है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।